इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 4 ट्राइबल डाइकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। देखिए ये चैप्टर जो है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो चैप्टर का नाम है। देखिए इसमें पहला वर्ड है ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब ये है कि जो लोग आदिवासी हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। देखिए जब ब्रिटिश रूल्स हमारे कंट्री में लागू होता था तो उस वक्त क्या था कि जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे, जिसमें ट्राइबल भी थे, हम सबको ब्रिटिश रूल्स फॉलो करने होते थे। ब्रिटिश रूल्स जैसा भी कानून लाते थे उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता था। तो उन नियम और कानूनों से इंडियन सिटीजन्स को बहुत समस्या भी होती थी, लेकिन फिर भी हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। तो किन रूल्स और रेगुलेशंस के कारण जो हमारे ट्राइबल्स थे उनको क्या दिक्कत हुई, इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उन्होंने उस दिक्कत को सॉल्व करने की कैसे कोशिश करी, उन रूल्स एंड रेगुलेशन से उनकी लाइफ पर क्या अफेक्ट पड़ा, क्या चेंजेस आए, तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और इस चैप्टर में दूसरा वर्ड है डाइकूज। देखो जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं फॉरेस्ट से। ये जंगलों में ही रहते हैं और अपना जीवन जीने के लिए ये जंगलों पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। इनको बाहरी क्षेत्र से लगभग कोई मतलब नहीं होता। इनकी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जितनी भी गतिविधियाँ जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं या जो जीवन जीने के लिए करनी होती हैं, वो ये जंगल में रहकर ही कर लेते हैं। जैसे इनका खाना, इनका रहना, इनका भोजन, इनका पानी, इनको सभी कुछ जंगल से मिल जाता है। इनको जंगल से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो डाइकूज जो वर्ड है ये बेसिकली इस चैप्टर में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो उन आदिवासियों के लिए बाहरी लोग थे। अब आदिवासी तो जंगल में रहते हैं, तो बाहरी लोग आदिवासियों के लिए कौन हुए? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जंगल में नहीं रहता, जो बाहर से जंगल में आए अपने किसी भी मतलब के लिए, अपने किसी भी मोटिव के लिए, तो वो उनको इस चैप्टर में डाइकूज वर्ड से जो है वो बताया गया है, या डाइकूज वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया है। अब डाइकूज में कौन कौन हो सकते हैं? देखो डाइकूज में बाहर से कौन आ सकता है? या तो कोई ट्रेडर आ सकता है। अब ट्रेडर कौन होता है? कोई भी व्यक्ति ऐसा जो व्यापार करने आता है वो ट्रेडर होता है। तो ट्रेडर्स जो हैं वो आदिवासियों के लिए डाइकूज हो गए, यानी बाहरी व्यक्ति हो गए, है ना। और दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? मनी लेंडर्स हो सकते हैं। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? मनी लेंडर्स वो होते हैं जो आपको या किसी को भी पैसे देते हैं, उसके बदले में वो उनसे ब्याज वसूलते हैं। तो ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो गए, है ना। ये सब क्या हो गए? ये डाइकूज हो गए। किन के लिए? ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि ये परमानेंट फॉरेस्ट में नहीं रहते। जो डाइकूज हो गए, जैसे ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये परमानेंट जंगल में नहीं रहते हैं। ये सिर्फ किसी मोटिव के कारण जंगल में आते हैं और ट्राइबल से इंटरेक्ट करते हैं। तो दे आर नॉट द रेजिडेंट ऑफ द फॉरेस्ट। जबकि जो ट्राइबल्स हैं दे आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, और उनकी सारी एक्टिविटी जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती है वो फॉरेस्ट में रहकर ही करते हैं। और इसका तीसरा वर्ड है विजन ऑफ द गोल्डन एज। अब इसका मतलब क्या है? ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि विजन ऑफ द गोल्डन एज। देखो क्या हुआ कि हमारा देश आज आज़ाद है। आज़ादी से पहले गुलाम हुआ करता था। किन का गुलाम हुआ करता था? ब्रिटिशर्स का। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का गुलाम होने से पहले भी हमारा देश आज़ाद था। मतलब पहले आज़ाद था, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें हमें गुलाम बना लिया, और फिर ब्रिटिशर्स से हमने आज़ादी ले ली। कब? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमारा देश फिर से आज़ाद बन गया। तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारे देश पर कब्ज़ा करा, और कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे देश के लोगों पर थोपने शुरू करे। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन से हमारे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। ठीक है। हर व्यक्ति परेशान होने लगा। तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्हें अपना पास याद आने लगा। पास मतलब एक वो वाला दौर जब वो आज़ाद थे, एक वो वाला दौर जब उनके पेरेंट्स, किन के पेरेंट्स? ट्राइबल्स के पेरेंट्स या ट्राइबल के एंसेस्टर्स जो थे वो जिस एज में जीते थे
वो युग उनको याद आने लगा, वो एज उनको याद आने लगी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितनी अच्छी तरीके से रहते थे, उन पर किसी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थोपा जाता था जैसा ब्रिटिशर्स इन पर थोप रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम परेशान होते हैं तो हम अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं। तो वही यहाँ पर ये जो शब्द है विजन ऑफ अ गोल्डन एज का मतलब यही है कि ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान होने के बाद ट्राइबल्स अपने पास को याद करते थे, अपने एंसेस्टर्स के पास को याद करते थे, और उनका एक विज़न था कि अब हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना है, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना है, और उखाड़ फेंकने के बाद हमें पुराना सिस्टम जो था वो फिर से वापस ले आना है। ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन दिस चैप्टर यू विल रीड सम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्राइबल्स डाइकूस। अब हमें ये पता चल गया ट्राइबल्स क्या है, हमें ये पता चल गया डाइकूस क्या है, तो हम ट्राइबल्स और डाइकूस के बारे में क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसमें समराइज कर लेते हैं हम। देखो, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। अब बिरसा कौन है? बिरसा बेसिकली एक व्यक्ति है जो ट्राइबल ग्रुप का है। ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ट्राइबल लोग ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब तक हम सहते जाते हैं, पर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो हम रेजिस्ट करते हैं फिर, क्योंकि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। तो ट्राइबल्स ने भी ऐसा किया, और जिस ट्राइबल ने सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनका नाम था बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर यही हम पढ़ेंगे कि बिरसा मुंडा जो थे वो क्या सॉल्व करना चाहते थे, उनकी दिक्कत क्या थी, या ट्राइबल्स की दिक्कत क्या थी, या ट्राइबल्स की किस दिक्कत को वो सॉल्व करना चाहते थे। और डाइकूस कौन है वो मैंने मोटा मोटा आपको बता ही दिया कि जो भी बाहर के व्यक्ति हैं, जैसे ट्रेडर हो गया, मनी लेंडर हो गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स हो गए, ये सब डाइकूस हैं ट्राइबल्स के लिए। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे डाइकूस कौन है। ठीक है। एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन। ठीक है। तो डाइकूस कौन है, मतलब और उन्होंने कैसे वहाँ के लोगों को अपना स्लेव बना लिया। मतलब आप समझिए इस बात को, कुछ लोग बाहर से जंगल में आते हैं, जंगल पर अपना कब्जा करते हैं, जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स को अपना स्लेव बना लेते हैं। मतलब आप समझिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया हमारे घर में ही कब्जा कर लिया और हमें ही अपना स्लेव बना लिया। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए कितना कष्टदायी होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। और व्हाट हैपन्स टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश। ठीक है। जो ट्राइबल्स पहले कैसे ज़िंदगी जीते थे, जब ब्रिटिशर्स आ गए तब वो उनकी ज़िंदगी पर क्या चेंजेस आए, उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उनकी लाइफ किस तरीके से बदल गई, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी लाइफ थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद किस तरह की लाइफ हो गई, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा हमने ये समराइज़ करा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। हम ये पढ़ते हैं ओवरव्यू क्या है हमारे चैप्टर का। देखो, द कस्टम्स एंड द रिचुअल्स। अब कस्टम एंड रिचुअल्स क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता चलेगा। देखो, इसे आम भाषा में हम बोलते हैं रीति और रिवाज। ठीक है, ये गलत हो गया, रीति और रिवाज। ठीक है। अब रीति और रिवाज, जैसा कि हम आम भाषा में जानते हैं, रीति और रिवाज क्या होता है कि जो हमारे ट्रेडिशन होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जो ट्रेडिशन या जो कस्टम एंड रिचुअल्स, यानी जो रीति और रिवाज हुए किसके, ट्राइब्स के। ठीक है। ट्राइब्स के जो रीति और रिवाज हुए वो बहुत ज़्यादा अलग थे, किससे, ब्राह्मणों से। ठीक है। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ, देखो जो ट्राइब्स हैं वो जंगल में रहते हैं, जो ब्राह्मण हैं वो सोसाइटी में, शहरों में, कस्बों में रहते हैं। तो दोनों के जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैं, यानी ब्राह्मणों के और ट्राइबल्स के,
उनमें काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क क्यों है? देखिए, जो ट्राइबल्स होते हैं वो नेचर की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। और जो ब्राह्मण्स होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो इस वजह से जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैं ट्राइबल्स के बहुत अलग हैं, किससे? ब्राह्मणों से। और जो ट्राइबल सोसाइटी है, दे वर नॉट कैटेगराइज्ड बाय द डिवीज़न ऑफ कास्ट सोसाइटी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम होता है, जैसे आपको पता होगा कि 4 कास्ट होती हैं। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो 4 कास्ट होती है हिंदुइज्म में वो होती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर इस तरह का कास्ट सिस्टम, अब उनका ये 4 कास्ट सिस्टम का मतलब क्या? बेसिकली हिंदू सिस्टम में ये जो 4 कास्ट हैं, 4 कास्ट के अंदर डिवीज़न ऑफ वर्क है। जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या करेंगे? वो सिर्फ पूजा करेंगे, है ना। जो ब्राह्मण हैं वो सिर्फ पूजा करते हैं। फिर उसके बाद जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय क्या करते हैं? ये लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, ठीक है। तो जितने भी राजा महाराजा होते हैं ये क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद एक आता है वैश्य। वैश्य क्या होते हैं? जितने भी जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सामान खरीद के बेचते हैं, वो सारे वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। और जो थर्ड होता है वो शूद्र होता है, शूद्र। अब शूद्र क्या करता है? जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे सफाई का काम जो हो गया, है ना, और बाकी जितने भी छोटे मोटे काम हो गए, जैसे चमड़े का काम हो गया, ये सारे जो छोटे काम होते हैं वो शूद्र कैटेगरी के लोग करते हैं। और इस कैटेगरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, किसी ने ब्राह्मण कैटेगरी में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण कैटेगरी का ही काम करेगा। अब जाहिर सी बात है, कोई ब्राह्मण कैटेगरी का काम क्यों छोड़ना चाहेगा? क्योंकि उनका काम तो पूजा पाठ करना होता है। लेकिन कोई अगर शूद्र की कैटेगरी में पैदा हुआ है, मतलब कोई कोई बच्चा जो शूद्र के घर पैदा हुआ है, तो उसको बड़ा होकर वही काम करना पड़ेगा जो शूद्र काम करते हैं। मतलब छोटा काम करना पड़ेगा, साफ सफाई का काम करना पड़ेगा, या फॉर एग्जांपल हमने जैसे देखा कि चमड़ा है तो चमड़े का काम करना पड़ेगा। वो चाहकर भी अपना काम नहीं बदल सकता। वो चाहे कि मैं वैश्यों का काम करने लगूँ, मैं ट्रेडर बन जाऊँ बड़ा होके, तो वो नहीं बन सकता। या वो चाहे, या सपोज़ वो उसको बहुत ज़्यादा निपुण है युद्ध कला में या युद्ध कौशल में, और वो चाहे कि वो क्षत्रिय बन जाए, तो वो नहीं बन सकता। या फिर वो चाहे कि वो पूजा पाठ करने लगे, वो ब्राह्मण बन जाए या ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाए, तो वो नहीं आ सकता। तो कास्ट सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ये है कि जो जिस कैटेगरी में पैदा हुआ है, सोसाइटी ने उस कैटेगरी के लिए जितने भी काम निर्धारित करे हैं वो सिर्फ वही काम कर सकता है, उनके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में हमारे पास अधिकार है कि हम जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं टीचर बनना चाहूँ, टीचर बन सकता हूँ। मैं बिजनेसमैन बनना चाहूँ, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ। और मैं जूतों की फैक्ट्री लगाना चाहूँ या लेदर का काम करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ सड़क पे सफाई करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे पास राइट है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। और इसको अगर और ज़्यादा साफ साफ हम कहें तो वी डू हैव द राइट ऑफ प्रोफेशन। मैं क्या प्रोफेशन करूँगा, ये अधिकार मेरे पास है। किसने अधिकार दिया है ये मुझे? ये अधिकार हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान से हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताना चाहा है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उनमें इस तरह का कास्ट डिवीज़न नहीं था जैसा कि हिंदू सिस्टम में था, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और ये हमें समझनी है कि इस तरह का जो है कास्ट सिस्टम जो है, जो सोसाइटी का डिवीज़न है, मतलब सोसाइटी को डिवाइड करती है ना। बेसिकली हमने क्या करा यहाँ पर? हमने यहाँ पर सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। तो इस तरह का डिवीज़न ट्राइबल्स में नहीं देखा जाता था, ठीक है। जिस तरह का सिस्टम जो है हिंदू सिस्टम में देखा जाता था। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब इतना हमें पता चल गया कि
अब जितने भी जो आदिवासी होते हैं, ऑल दोज बिलोंग्स टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्फ एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप। जितने भी आदिवासी होते हैं सब अपने आप को सेम ग्रुप का मेंबर मानते हैं। जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस करा ना कि वहाँ पर हिंदू सिस्टम में 4 कैटेगरी में डिवीज़न था सोसाइटी का, तो ट्राइबल में एज सच कोई डिवीज़न नहीं था। हाँ, कुछ सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। अब इकोनॉमिक डिफरेंस का मतलब है ऐसा हो सकता है कि कोई ट्राइबल थोड़ा अमीर हो, अमीर इन द सेंस उसके पास ज़्यादा लैंड हो, है ना, या ज़्यादा रिसोर्सेज हों उसके पास, तो ऐसा हो सकता है कुछ ट्राइबल थोड़ा अमीर हो कुछ गरीब हो, इस तरह के डिफरेंसेस तो थे। लेकिन एज सच कास्ट सिस्टम जैसे कास्ट सिस्टम में डिवीज़न होता है उस तरह का कोई डिवीज़न नहीं था ट्राइबल सोसाइटी में। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, हमने ये तो जान लिया ट्राइबल्स कौन होते हैं, ठीक है, और उनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अगला पॉइंट है, हाउ डिड ट्राइबल लिव। ट्राइबल लोग रहते कहाँ हैं, ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस कर ही लिया है, ट्राइबल लोग जंगल में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, ट्राइबल पीपल्स जो थे वो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। मतलब बहुत सारी तरह की एक्टिविटी करते थे वो, ठीक है। जंगल में रहकर भी बहुत सारी तरह की एक्टिविटी हो सकती है ना। जैसे जंगल में अब आप सोचोगे कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, तो जंगल में कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहली एक्टिविटी जो थी, समवर जूम कल्टीवेटर्स। अब ये जूम कल्टीवेटर्स क्या होता है देखो, आपको जूम कल्टीवेटर्स तो नहीं पता होगा लेकिन कल्टीवेटर ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो कल्टीवेटर्स क्या, कोई भी कल्टीवेशन करे या कोई भी खेती करे तो हम उसको कल्टीवेटर कह सकते हैं, ठीक है। अब जूम कल्टीवेटर क्या होता है, देखिए, सम ट्राइबल पीपल यानी कुछ आदिवासी लोग प्रैक्टिस मतलब करते थे, क्या करते थे, जूम कल्टीवेशन करते थे। अब ये जूम कल्टीवेशन क्या होता है, देखो, जूम कल्टीवेशन को हम जिस दूसरे नाम से जानते हैं वो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, देखो, जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ऐसे होता है, दिस कल्टीवेशन इज डन ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। छोटे लैंड के टुकड़े पे किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, प्लांटर्स कट डाउन द ट्री ट्रॉप्स। जितने भी उस लैंड पर ट्रीज होते हैं हम सब उन ट्रीज को काट देते हैं, स्लैश कर देते हैं। स्लैश करने के बाद वो ट्री सारे नीचे गिर गए। गिरने के बाद जितने भी वहाँ पर पेड़ पौधे बचे हुए हैं, झाड़ियाँ बची हुई हैं, जो घासें हैं, उनको हम बर्न कर देते हैं, यानी उनमें आग लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जितना भी उस लैंड पर जो भी अननेसेसरी चीज़ है हमें वो क्लीन करनी है। तो क्लीन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम वहाँ पर उन चीज़ों में आग लगा दें। आग लगाने के बाद क्या मिलेगा हमें, वो चीज़ें तो जल जाएंगी, फिर बचेगी उनकी राख। तो वो जो ऐश होती है ना, उस ऐश को हम वहाँ की मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि उस ऐश में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। तो जब वो ऐश वहाँ की मिट्टी से मिल जाती है तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है। और कहीं भी खेती करने के लिए आप लोगों को तो पता ही है, वहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल होना ज़रूरी है। अब आज के टाइम में हम सॉइल को कैसे फर्टाइल बनाते हैं, आज के टाइम में हम सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए सॉइल में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। अब उस टाइम पर फर्टिलाइज़र्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और अगर थी भी तो जाहिर सी बात है ट्राइबल्स के पास तो एसेस नहीं होगी कि वो फर्टिलाइज़र्स खरीद के लाएं और अपनी ज़मीन पर डालें और फिर खेती करें, है ना। वो नेचुरल खेती करते थे, ठीक है, वो ऑर्गेनिक खेती करते थे। ऑर्गेनिक खेती का मतलब ही यही है, आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स अपनी सॉइल में नहीं डालेंगे, आप उसको नेचुरल तरीके से उसकी फर्टिलिटी बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद खेती करेंगे। इसी तरह की खेती को ऑर्गेनिक खेती भी कहा जाता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यही होता था कि सबसे पहले जिस लैंड पर हमें खेती करनी है वो लैंड हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमने डिसाइड कर लिया, हाँ जी ठीक है हमें इस लैंड पर खेती करनी है। वहाँ पर जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं सबको काट डाला। काटने के बाद वो पेड़ पौधे गिर गए, गिरने के बाद उनमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद उन पेड़ पौधों की ऐश बन गई। उन ऐश या राख को मिट्टी में मिलाया, सॉइल फर्टाइल हो गई और हमने खेती करना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो खेती की जाती है
उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस और है। इस तरह से हमने खेती करी और खेती करने के बाद हमारी फसल बन गई। अब क्या हुआ, जब फसल हमारी बन गई हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, हमने काट लिया। अब जब हम अगली फसल हमें बोनी है तो हम उस लैंड पर नहीं बोएंगे, हम दोबारा से कोई फ्रेश लैंड, नई लैंड आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। यही प्रोसेस करेंगे मतलब वहाँ के भी पेड़ पौधों को काटेंगे, फिर जला देंगे, फिर ऐश बनेगी, सॉइल में मिला देंगे और वो फर्टाइल हो जाएगी। फिर दूसरी पैच ऑफ लैंड पर हमने जो है वो खेती कर ली। तो यानी फर्स्ट में हमने क्या करा, ये पहली लैंड पर करी, ठीक है। जब यहाँ से हमने हार्वेस्ट कर ली तो फिर हम पहुँच गए कहाँ पर, सेकंड लैंड पर, ठीक है। सेकंड लैंड पर भी सेम हमने प्रोसेस करा, क्या जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ भी हमने फसल जो है हार्वेस्ट कर ली, फिर हम थर्ड लैंड पे चले गए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करा कि पेड़ पौधे काटे, आग लगाई, राख बनी, मिट्टी में मिलाया और मिलाने के बाद क्या हो गया, हमने जो फसल है वो काट ली। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम थर्ड के बाद वापस फर्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब वापस फर्स्ट पे क्यों जाएंगे, क्योंकि अब जो फर्स्ट है वो वापस से अपनी फर्टिलिटी नेचुरल तरीके से रीगेन कर चुकी होगी, वापस आ चुकी होगी इसकी फर्टिलिटी इस वाली लैंड की। अब होता क्या है, देखिए आप इस बात को समझिए कि जब भी हम किसी लैंड पर कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं या कोई भी वेजिटेशन ग्रो करते हैं, तो वेजिटेशन जैसे हमें सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, हम खाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, है ना, उससे क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन से हम सरवाइव करते हैं, हमारी बॉडी मेंटेन हो पाती है। उसी तरीके से किसी क्रॉप को अगर किसी लैंड पर हमें उगाना है तो क्रॉप को भी न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उसको, लैंड से, सॉयल से। सॉयल में जितना भी न्यूट्रिशन होगा प्लांट उसको एब्जॉर्व कर लेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी और जो फसल है वो बन जाएगी। अब लेकिन हुआ क्या, प्लांट को तो न्यूट्रिशन मिल गए लेकिन सॉइल से न्यूट्रिशन चले गए, ठीक है। तो जब हमने प्लांट को काट लिया उस वक्त सॉइल में कोई न्यूट्रिशन नहीं बचता। तो अब दो तरीके हैं, या तो हम सॉइल में फिर से फर्टिलाइजर्स डाल के न्यूट्रिशंस सॉइल में मिलाएं या न्यूट्रिशंस जो हैं सॉइल के वो बढ़ाएं, या दूसरा तरीका है हम उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दें, हम फ्रेश लैंड पर चले जाएं जहाँ पर पहले से सॉइल में न्यूट्रिशन है, ठीक है, और वहाँ पर जो है अपनी क्रॉप जो है वो ग्रो करें। अब क्रॉप ग्रो करेंगे तो फिर से क्रॉप बन जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाली लैंड पर न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से हम फिर तीसरी लैंड पर जाएंगे, चौथी लैंड पे जाएंगे, पांचवी लैंड पे जाएंगे और फिर हमें लगेगा अरे अब तो 5 साल हो गए, है ना। सब आप ये मानिए कि एक साल में सपोज एक फसल ग्रो करते हैं हम, तो पांचवी क्रॉप उगाने में हमें 5 साल लग जाएंगे। 5 साल बाद हम फिर से पहली वाली लैंड पर जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब तक उसमें जो न्यूट्रिशंस उसके लॉस हुए थे किस वजह से, जब हमने क्रॉप उगाई थी और क्रॉप में न्यूट्रिशंस चले गए थे, तो अब वो न्यूट्रिशंस लैंड में वक्त के साथ दोबारा से आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम पहली लैंड पे गए, फिर दूसरी पे गए, फिर तीसरी पे गए, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम हो रहे हैं शिफ्ट। हम क्या हो रहे हैं, शिफ्ट। शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट लैंड टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू वापस फर्स्ट, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह की कल्टीवेशन को नाम दिया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये जो है ट्राइबल्स जो है वो इस तरह का कल्टीवेशन किया करते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये हमको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब कुछ लोग तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लेते थे ट्राइबल्स, कुछ क्या करते थे, सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग थे हंटर्स एंड गैदरर्स। अब हंटर एंड गैदरर्स में भी दो वर्ड हैं। पहला क्या है, हंटर, ठीक है। हंटर का मतलब कौन है, शिकारी, जो शिकार करता है, ठीक है। और गैदरर का मतलब क्या होता है, गैदरर का मतलब है कलेक्ट करना, जो कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि शिकारी तो ठीक है, समझ आ गया कि जो लोग शिकार करते हैं वो शिकारी हो गए, ये कलेक्टर कौन होते हैं, मतलब क्या कलेक्ट करते हैं जंगल में जाकर। तो आपको अगर जैसे पता होगा
कि ट्राइबल ग्रुप्स इन मैनी रीजन सर्वाइव ऑन हंटिंग एनिमल्स। ठीक है, अब आदिवासी लोग हैं कुछ ने तो चलो कल्टीवेशन कर लिया, फसल उगा ली, खाना मिल गया, खा लिया, हो गया काम लेकिन कुछ क्या थे, हंटर एंड गैदरर से, ये क्या करते थे, हंटिंग करते थे। ठीक है, तो ये हंटिंग किस चीज़ की करते थे, हंटिंग एनिमल्स की करते थे। ठीक है, और जो गैदरर्स थे वो क्या करते थे, ये गैदरिंग करते थे, किसकी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। अब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, जंगल में जो भी चीज़ मिल सकती है, जो भी उनके काम की होती है, या जो भी लोगों के जो लोगों के काम में आती है या लोगों के इस्तेमाल में आती है, वो सब सारी चीज़ें फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हनी। हनी क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जंगलों में मिलता है, लोगों के खाने के काम होता है, तो हनी क्या हो गया, हनी एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। ठीक है, आगे हम एक चीज़ और देखेंगे, जैसे महुआ का फ्लावर। अब महुआ का फ्लावर क्या होता है, महुआ का फ्लावर होता है जो महुआ ट्री पे पाया जाता है, इससे अल्कोहल बनती है या इसका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जितनी भी मेडिसिनल हर्ब्स हो गई, ठीक है, मेडिसिनल हर्ब्स। अब मेडिसिनल ये कहाँ पर इस्तेमाल में आएंगी, मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं वो जाहिर सी बात है कोई बीमार हो जाएगा वहाँ पर काम में आएंगी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट में मिलती हैं जो कि जनरली काम में आती हैं। ठीक है तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाई जाती हैं। एनीथिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेस्ट इज नॉन एज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये हो गया फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और हंटिंग तो आपको पता ही है कि जंगल में जाना, जानवर का शिकार करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया है, जैसे इन्होंने अगली लाइन में खोंड्स। खोंड क्या है, खोंड देखो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं यानी आदिवासी, अब ट्राइबल ग्रुप्स भी देश के अलग अलग जगह में पाए जा रहे हैं, है ना। तो एक कम्युनिटी है ट्राइबल्स की जिनका नाम है खोंड्स। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। वेयर अ कम्युनिटी हु सर्वाइव्ड ऑन कलेक्टिव हंट्स। अब ये कलेक्टिव हंट्स करते थे। अब कलेक्टिव हंट्स का मतलब क्या है देखो, मान लो हम कोई बड़े जानवर का शिकार करने जा रहे हैं। अब जानवर तो जानवर होता है और जाहिर सी बात है इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो एक आदमी किसी बड़े जानवर का शिकार कर पाए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, चैलेंज आएगा, दिक्कत आएगी। पता चला शिकार करने गया आदमी जानवर का और हो गया उल्टा, जानवर ने आदमी का शिकार कर लिया, है ना। तो इसीलिए लोग कलेक्टिव हंट करते थे। कलेक्टिव हंट का मतलब 8-10 लोग गए शिकार करने, ठीक है, और उन्होंने एक बड़े से जानवर का शिकार कर लिया। बड़े से जानवर का शिकार करने के बाद दे डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्फ। जो मीट उस जानवर से उन्हें मिला उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया। तो ये हुआ कलेक्टिव हंट्स। ठीक है, और दिस कम्युनिटी, विच कम्युनिटी, हम किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, खोंड्स की। दिस कम्युनिटी एट फ्रूट्स, फल खाते थे, रूट्स खाते थे, एंड यूज ऑयल्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ टू कुक फूड। देखो अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये कम्युनिटी जैसे हमने बताया क्या करती थी, कलेक्टिव हंट्स करती थी। कलेक्टिव हंट करके जो मीट है वो डिवाइड कर लेती थी आपस में, और क्या करती थी, गैदरिंग करती थी। ठीक है, और गैदरिंग में भी जो हमने देखा कि साल और महुआ के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स मतलब बीज, बीज किसके, साल के और महुआ के। ठीक है, इनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वो जो है अपना फूड तैयार करते थे। अब जाहिर सी बात है आज के टाइम में भी हमें ऑयल की ज़रूरत होती है ना अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो आज के टाइम में तो हम क्या करते हैं, मार्केट से ऑयल ले आते हैं, बहुत सारी वैरायटी है, सनफ्लावर का ऑयल ले आओ, ग्राउंडनट का ऑयल ले आओ, है ना, या फिर सरसों का तेल ले आओ, है ना, इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन तब इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते थे, जहाँ पर जो चीज़ पाई जाती थी वहाँ पर उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो वो साल के सीड्स और महुआ के सीड्स से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके फिर अपना खाना बनाते थे। Shrubs and herbs were used from the forest for the medicinal purpose। ठीक है, वही जितने भी जड़ी बूटियां थे उनको मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज गुड्स विद द थिंग्स दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जैसे एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हनी ऑब्टेन कर लिया जंगल से, गैदरर ने हनी ऑब्टेन कर लिया। अब हनी से उसकी सारी ज़रूरतें तो पूरी नहीं होंगी ना, हनी से उसको शायद रोटी नहीं मिल पाएगी, है ना, हनी से शायद उसको कपड़े नहीं मिल पाएंगे, या हनी से उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सिर्फ
हनी से ही कोई अपना जीवन थोड़ी जी सकता है, जीवन जीने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो होता क्या है कि ये कलेक्ट करने के बाद फिर वो इन चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, किन चीज़ों के बदले एक्सचेंज कर लेते थे? मार्केट में जाकर जो चीज़ उनको चाहिए थी उस चीज़ को, इस जो उन्होंने फॉरेस्ट से लिया उसको दे देते थे, और जो उनको चाहिए था वो ले लेते थे मार्केट से, है ना। तो एक तरीके का बार्टर सिस्टम था कुछ, है ना, जहाँ पर सामान देने के बदले सामान लिया जाता था, क्योंकि पैसे या करेंसी तो नहीं थे उस टाइम पर। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। व्हेन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक। अब देखिए जाहिर सी बात है कि कई बार क्या होता है कि जंगल में हमें जो चीज़ें मिल रही हैं ये सीज़न पर डिपेंड करती है। जैसे गर्मियों में ये चीज़ मिल गई, सर्दियों में ये चीज़ मिल गई, तो फिर कोई एक ऐसा पीरियड भी आता होगा जब कुछ नहीं मिलता होगा, या जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो श्रैंक हो जाता होगा, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, अब कम मिल रहे हैं। तो अगर जंगल में वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, आप जाकर गैदरिंग करोगे तो रोज़ सपोज आप 10 आइटम्स गैदर करके ला रहे हो, है ना, और जब वो श्रैंक हो गया या वो वाला पीरियड आया जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है उन सामानों की, तो आप 2 दिन में भी 10 आइटम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, या 2 दिन में 5 आइटम भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई लॉजिक नहीं रहेगा जंगल में जाकर गैदरिंग करने का, क्योंकि गैदरिंग सीज़न टू सीज़न डिपेंड करती है। तो ऐसे ऑफ सीज़न में ट्राइबल पीपल क्या करते थे? हैड टू वंडर आउट इन सर्च ऑफ वर्क। ये बाहर जाते थे, शहरों में जाते थे और वर्क करते थे। कैसे? एज लेबर्स, मजदूरों की तरह काम करते थे। ट्राइबल ग्रुप्स वर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। मैंने बताया ना, ट्राइबल ग्रुप्स डिपेंड थे किस पे? ट्रेडर्स पर। ठीक है, जो वहाँ पर आकर सामान बेचते थे, मनी लेंडर्स जो उनको क्या देते थे? लोन वगैरह देते थे। बिकॉज दे ऑफन नीड मनी टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। ठीक है, ये इन लोगों पर इसलिए डिपेंडेंट थे क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। और पैसे क्यों चाहिए थे? क्योंकि उनको वो सामान भी चाहिए था जो उनकी लोकेलिटी में प्रोड्यूस नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि हर सामान तो हर जगह नहीं मिलता ना। सपोज उनके जंगल में हनी ही मिल रहा है ना, या उनके जंगल में सीड्स मिल रहे हैं साल के और महुआ के, लेकिन उनको चाहिए कपड़े भी, उनको चाहिए बाकी चीज़ें भी। तो उन चीज़ों को खरीदने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती थी, और पैसों के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता था ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पर। लेकिन ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी बहुत चालाक थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उनको पैसे देते थे। पैसे फ्री में नहीं देते थे, लोन देते थे, और उस लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है, जिनको सोसाइटी का इतना पता नहीं है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स, उनको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर करके। और उनको पता भी नहीं होता था कि हम बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लोन दे रहे हैं। देखो, आज के टाइम पर हम बैंक से लोन लेते हैं, हम किसी भी बैंक में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पंजाब नेशनल बैंक में चले गए, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, हमने लोन के लिए अप्लाई करा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को 10% पे दे रहा है, पर मेरे को तो पीएनबी 9% पर ही दे रहा है, तो मैं किससे लूँगा? मैं 9% वाले से लूँगा, जहाँ पर मेरे को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मुझे पता कैसे चला कि पीएनबी कम पे दे रहा है? क्योंकि आज के टाइम पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आज के टाइम पे मुझे पता है मुझे कौन कौन लोन दे सकता है। अगर 10 लोग मुझे लोन देने वाले हैं, तो मैं उस व्यक्ति से लोन लूँगा जो मुझे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन ही एक है, अगर इस देश में सपोज बैंक ही एक है, और वो मेरे को कहता है कि जी मैं तो आपको 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दूंगा, तो मैं 50 पर भी लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो उसी तरीके से इन ट्राइबल्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। इनको मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते थे, तो इनको नहीं थी समझ, ये उसी रेट पर ले लेते थे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता था। चलिए, तो ये थी इंफॉर्मेशन हमारी हंटर्स और गैदरर्स की। चलो अब हम आगे मूव करते हैं। सम क्या थे? कुछ थे
हर्डेड एनिमल, चरवाहे थे कुछ, एनिमल हर्डर्स। ये थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है, समवर एनिमल हर्डर्स। चलिए, हर्डिंग एंड रियरिंग, ठीक है। अब हर्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो, हर्डिंग का मतलब होता है चराना। जैसे आप जानते ही हैं कि लोग आज के टाइम में भी भेड़ों को चराते हैं, बकरियों को चराते हैं, गाय भैंसों को चराते हैं। तो हर्डिंग का मतलब हो गया चराना। और रियरिंग का मतलब क्या हो गया? पालन पोषण करना, मतलब पालना, जैसे बकरियां पालना, भेड़ पालना, गाय भैंस पालना, ठीक है। तो कुछ कुछ एनिमल हर्डर्स थे, कुछ कौन? कुछ ट्राइबल्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा ना, कुछ ट्राइबल्स जूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ ट्राइबल्स ऊपर हमने पढ़ा हंटर एंड गैदरर्स थे, कुछ ट्राइबल्स क्या थे? एनिमल हर्डर्स थे, वो एनिमल्स को पालते थे, है ना, और उनकी रियरिंग करते थे। was also an occupation for many of the tribal groups, यानी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे? एनिमल की हर्डिंग और रियरिंग करते थे। they were pastoralists who moved with their herds of cattle or ships according to the season। अब ये क्या थे? ये पेस्टोरियलिस्ट थे, जो क्या करते थे? जो अपने कैटल्स के झुंड के साथ सीज़न टू सीज़न एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब आप सोचोगे सीज़न टू सीज़न का क्या मतलब? देखो, होता क्या है कि जो कैटल्स हो गए, ये जो उनके जो भी झुंड हो गए जानवर का, कैटल्स तो बेसिकली क्या होता है? बफलो और काउस, ठीक है। उसके अलावा शिप का झुंड हो सकता है, गोट का झुंड हो सकता है, ठीक है। तो ये मूव करते हैं सीजन टू सीजन, क्योंकि इनको खाने के लिए खाना चाहिए होता है, मतलब सभी को खाना चाहिए होता है। तो उनके जो कैटल्स हैं उनको भी खाना चाहिए होता है। तो जहाँ खाने की अवेलेबिलिटी जिस सीज़न में होती है, ये अपने कैटल्स को लेकर वहीं पर चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एक जगह पर बारिश होती है तो वहाँ पर ये बारिश के मौसम में चले जाएंगे, ताकि बारिश के मौसम में क्या होगा कि वेजिटेशन ग्रो करेगा, घास फूस जो है वो उगेंगे, और इनके कैटल्स के लिए जो है वो पर्याप्त खाना होगा, ठीक है। तो एक सीज़न में ये वहाँ पर चले गए, दूसरे सीज़न में कहीं और इनको खाना मिलता है, या जहाँ पर खाना खाने ये आए थे, सपोज़ वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड पड़ने लगे या एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लगे, तो फिर उस सीज़न में वो उस जगह को छोड़कर एक ऐसी जगह पर आएंगे जहाँ पर वेदर नॉर्मल होगा, जहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी या गर्मी नहीं होगी, ठीक है। तो इनका मूवमेंट सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है, एक सीज़न पे एक जगह, दूसरे सीज़न में दूसरी जगह। और ये मूवमेंट जो सीज़न के बेस पर होता है इनका, ये सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए होता है। जिस सीज़न में जहाँ खाने की अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ इनके पशुओं को चारा मिलेगा, उस सीज़न में ये वहाँ चले जाएंगे। ये कहीं एक जगह नहीं रहते हैं, इधर से उधर सीज़न टू सीज़न घूमते रहते हैं। और घूमने की वजह सिर्फ इतनी है कि इनके पशुओं को चारा मिले। जहाँ पर इनके पशुओं को चारा मिलेगा वहीं ये चले जाएंगे, क्योंकि इनका जीवन इनके पशुओं के सहारे ही तो चल रहा है। तो इनके पशु चारा खाएंगे तभी इनका जीवन चलेगा। तो इसलिए ये मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वन गुज्जर, ठीक है। वन गुज्जर क्या है? ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है, ठीक है। कहाँ पर रहते हैं? ये पंजाब के पहाड़ों में रहते हैं। उसी तरीके से लवाडी दूसरी ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं? लवाडी आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? कैटल हर्डर्स हैं, ठीक है, यानी बफलो और काऊ के हर्डर्स हो गए। फिर उसके बाद अगला देखते हैं हम, गड्डी, ठीक है। गड्डी ऑफ कुल्लू, कुल्लू कहाँ पर है? कुल्लू है हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, ठीक है। तो गड्डीज ऑफ कुल्लू वर शेपर्ड, शेपर्ड मतलब क्या होता है? भेड़, ठीक है, भेड़ को चराने वाले, जिनको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? गडरिये कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बकरवाल्स ऑफ कश्मीर, रियर गोट्स, ठीक है। बकरवाल्स क्या है? बकरवाल्स भी ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है, जो कहाँ रहती है? कश्मीर में रहती है। और ये क्या करती है? ये गोट को रियर करती है, गोट को चराती है, ठीक है। और आपने ये पहले भी किसी चैप्टर में पढ़ा होगा कि पश्मीना जो शॉल होती है ना, तो वो गोट से ही बनती है। और जिन गोट्स को बकरवाल चलाते हैं, उन्हीं गोट के हेयर से वो जो पश्मीना शॉल है वो बनती है, ठीक है। चलिए चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। सम
टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। अब देखिए हमने कहा कि कुछ हर्डर्स थे, कुछ जूम कल्टीवेशन करते थे, है ना, कुछ हंटर्स एंड गैदरर्स थे, और अगली कैटेगरी कौन सी है ट्राइबल्स की, सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। ठीक है, अब सेटल्ड कल्टीवेशन का मतलब, सेटल का मतलब तो हमें पता ही है कि एक जगह सेटल हो गए, और कल्टीवेशन का मतलब खेती कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी भी थी जो एक ही जगह खेती करती थी। ठीक है, देखिए सम ट्राइबल कम्युनिटीज सेटल्ड डाउन एंड कल्टीवेट द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर। देखो जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक पैच ऑफ लैंड कल्टीवेट करा, छोड़ दिया, दूसरे पे पहुंच गए, छोड़ दिया, तीसरे पे पहुंच गए, छोड़ दिया, चौथे पे पहुंच गए, है ना, ऐसे करके कई सालों बाद फिर से पहली वाली पर आए। लेकिन सेटल्ड कल्टीवेशन में क्या है, दे कल्टीवेटेड द सेम फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है कि यही फ़र्क है सेटल्ड कल्टीवेशन में और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन लैंड टू अनदर, अनदर टू अनदर, इस तरीके से जो है वो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन सेटल्ड कल्टीवेशन में वी आर कल्टीवेटिंग ऑन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर एंड आफ्टर ईयर। दे स्टार्टेड यूजिंग प्लॉ, मतलब उन्होंने हल का इस्तेमाल करना शुरू किया, एंड क्लियर्ड द फील्ड अराउंड द छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, एंड दस दे बिकम द फर्स्ट सेटलर्स। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी सबसे पहले सेटल्ड हुई, तो वो ट्राइबल कम्युनिटी सेटल्ड हुई छोटा नागपुर प्लेटू के अराउंड। ठीक है, और उस कम्युनिटी का नाम कौन सा था, ये कौन सी कम्युनिटी थी जो सबसे पहले सेटल्ड की कैटेगरी में आई, है ना, मतलब जैसा कि हमने बताया ना, ट्राइबल्स तो जंगल में रहते थे, सेटल्ड नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने सेटल होना शुरू किया। तो जो सबसे पहले ट्राइब सेटल्ड हुई, सेटल होने का मतलब है कि दे आर कल्टिवेटिंग द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, वो थी मुंडा ट्राइब्स। ठीक है, और ये कहाँ पर सेटल हुई, ये सेटल हुई छोटा नागपुर प्लेटो के अराउंड। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स फाउंड द सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गॉन्ड्स एंड संथल्स। अभी गॉन्ड एंड संथल्स क्या है, ये भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं, ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसा कहते हैं कि जितने भी सेटल्ड ट्राइबल्स हुए, जैसे मुंडा भी सेटल्ड ट्राइबल हुए, कौन से वाले थे, ये तो सबसे वेरी फर्स्ट जो ट्राइबल कम्युनिटी सेटल्ड हुई मुंडा, वो थी। ठीक है, उसी तरीके से और भी कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो सेटल्ड की कैटेगरी में आई। तो इन सेटल्स की कैटेगरी में जितनी भी कम्युनिटी आई ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हिसाब से, उनमें जो गॉन्ड्स थे और जो संथल्स थे, दे आर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी बाकियों से ये ज़्यादा सिविलाइज्ड थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने सब पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कुछ ट्राइबल क्या थे, जूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ क्या थे, हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, कुछ क्या थे, एनिमल हर्डर्स थे, और इवन कुछ तो अब सेटल्ड कल्टीवेशन भी करने लगे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ऑड जॉब्स करते थे। ठीक है, सम ऑफ देम वर एंगेज इन सम ऑड जॉब्स इन विलेजेस सच एज कैरिंग लोड्स एंड बिल्डिंग रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, बट अ टाइम came when supplies of produce shrank. As a result, more and more tribal people began to wander around in search of work. देखिए जैसे हमने बताया कि जो हमने ये हंटर और गैदरर्स में भी पढ़ा है कि जब क्या होता था, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाई कम हो जाती थी, मतलब जंगल में वो जाते थे और उनके पास उतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो पाती थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जितनी होनी चाहिए थी, तो मजबूरी में वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, क्योंकि आप पूरा दिन गैदर करोगे, सर्च करोगे, पर आपके पास गैदरिंग हो नहीं पाएगी, आपको सामान नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस सामान की अवेलेबिलिटी ही जंगल में कम है ना। तो क्या होगा, आप कुछ और करने की सोचोगे, आप टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपना जीवन तो चलाना है ना, ज़िंदगी तो जीनी है। अब ज़िंदगी जीनी है और उसके लिए हमें पैसों की या रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब आप पूरा दिन लगा के भी उस रिसोर्स को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या सोचोगे, चलो ये काम छोड़ देते हैं, अभी कुछ और काम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ आदिवासी जो थे वो ऑड जॉब्स भी करते थे, जैसे कैरिंग लोड्स, सामान उठाते थे, गांव में चले गए, वहाँ पर लोगों के सामान उठाने लगे, है ना, या बिल्डिंग रोड्स,
कहीं सड़क बन रही है वहाँ काम कर लिया, मतलब कुछ मिला के कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं या कुछ खाना वगैरह मिल जाए ताकि उनका जो जीवन है वो चलता रहे। तो इस तरीके से जब फॉरेस्ट की सप्लाई कम होती थी, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाई कम होती थी तो उस टाइम पर ये लोग जो है और जॉब्स भी कर लेते थे। लेकिन एक कम्युनिटी थी जिनका नाम था बैगा। अब ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो बैगास थे वो कभी भी इस तरह का ऑड जॉब्स नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है कम हो गया है या सप्लाई उसकी कम हो गई है, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका अपनी थिंकिंग थी कि वी आर द ट्राइबल्स, वी आर द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, हम बाहर का कोई काम नहीं करेंगे, हम गांव में जाके छोटा काम कोई नहीं करेंगे, हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाई नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम कम सप्लाई में भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन हम कहीं बाहर जाकर कोई छोटा काम या ऐसा कोई और जॉब्स नहीं करेंगे। कैसा? जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा कि कैरिंग लोड्स, है ना, या सड़क बना ली या कोई और भी छोटा मोटा काम कर लिया। तो बैगास जो कम्युनिटी थी, बैगास ट्राइबल कम्युनिटी, वो इस तरह का काम नहीं करती थी। वो उनकी साइकोलॉजी ये थी कि हम कम में गुजारा कर लेंगे पर हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम आदिवासी हैं, हम जंगल से रिलेटेड हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है। पैसे के लिए या खाने के लिए हम अपना फॉरेस्ट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ। देखिए अब हमने ये डिस्कस कर लिया ट्राइबल्स कौन थे, ट्राइबल्स क्या क्या करते थे, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब जो कॉलोनियल रूल आया, यानी जब अंग्रेज आए हमारे देश पर और उन्होंने हमारे देश पर शासन करना शुरू किया, तब इन लोगों को, किन लोगों को? ट्राइबल्स को। और जो ट्राइबल्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या क्या करते थे या क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, तो इनको क्या दिक्कत हुई वो इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं आगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पीपल चेंज्ड। The tribal life was disrupted in many ways by colonial rule. There was a significant change experienced by the tribal people after they came into contact with the colonial rule and the outsider whom they described as tycoons। मतलब ब्रिटिश रूल आने के बाद जो ट्राइबल्स पीपल थे उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे रूल लाए जिससे इन ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ट्राइबल्स जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकी सारी एक्टिविटीज़ ही जंगल में हो रही है। देखो जो जूम कल्टीवेटर हैं वो भी जाकर जंगल में खेती कर रहे हैं, ठीक है। जो एनिमल हर्डर्स हैं वो भी अपने कैटल्स को जंगल में ले जाकर चारा चरवा रहे हैं, ठीक है। जो हंटर्स एंड गैदरर्स हैं तो हंटिंग भी जंगल में हो रही है, गैदरिंग भी जंगल में हो रही है, तो सारे ही काम जंगल में हो रहे हैं। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई उन्होंने कहा अब जंगल में कैसे जा सकते हो, जंगल तो सरकार का है, ठीक है, अब बिना हमारी परमिशन के जंगल में जा ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स लाई, जैसे हम डिस्कस करें तो 1865 में ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट लाई, जिसके तहत उन्होंने सारे जंगलों का मालिक सरकार को बना दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बना दिया। जो जंगल कभी आदिवासियों के हुआ करते थे, जिन जंगलों में आदिवासी रहते थे, अब उस एक्ट के आने के बाद वो जंगल गवर्नमेंट के हो गए। तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद कोई भी उस जंगल में जा सकता था। अब आप इस बात को समझिए, ठीक है। जो काम मैं बरसों से कर रहा हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो मेरे को कहता है कि अब ये काम आप मेरी परमिशन लेकर करेंगे, तो कितना अजीब लगेगा, कितना बुरा लगेगा, है ना। तो इसी तरीके की चीज़ें जो थी वो हुई, और ये इस तरीके की चीज़ें हुई तभी इनकी जो लाइफ थी, ट्राइबल्स की लाइफ थी, वो पूरी तरह चेंज हो गई, क्योंकि इनसे इनकी रोजी रोटी का सहारा ही छीन लिया गया था, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ट्राइबल्स में देखो, ट्राइबल्स जैसा हमने बताया सोसाइटी में रहते थे, ठीक है, एक ग्रुप्स में रहते थे। तो उस सोसाइटी का कोई हेड होगा, जैसे अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो जैसे गांव होते हैं, तो गांव में भी एक ग्रुप गांव में भी एक हेड होता है जिसे हम जनरली प्रधान के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से ट्राइबल सोसाइटी के भी हेड होते थे, जिसे हम यहाँ पर ट्राइबल चीफ के नाम से देख रहे हैं, है ना। तो जब ब्रिटिशर्स
यहाँ पर आए, मतलब इंडिया में आए, उनसे पहले ट्राइबल चीफ्स के पास ना बहुत ज़्यादा पावर होती थी। वो चीज़ों को डिसाइड करते थे, वो डिसीज़न लेते थे, वो अपनी सोसाइटी की टेरिटरी डिफाइन करते थे कि यहाँ तक जो है ये एरिया हमारा, इसके उधर वाला दूसरी ट्राइबल सोसाइटी का। तो जो ट्राइबल चीफ्स थे उनके पास बहुत सारी पावर हुआ करती थी। दे एंजॉयड इकोनॉमिक पावर, दे हैव द राइट टू एडमिनिस्टर एंड टू कंट्रोल देयर टेरिटरीज, है ना। मतलब अपनी सोसाइटी को किस हिसाब से कंट्रोल करना है, अपनी सोसाइटी की सीमा कितनी रखनी है ना, अपनी सोसाइटी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है, तो ये सारी पावर्स जो थी वो ट्राइबल चीफ्स के पास थी। ठीक है, लेकिन उनकी पावर और उनके फंक्शन दोनों ही चेंज हो गए थे ब्रिटिश रूल्स आने के बाद। क्यों? क्योंकि अभी ट्राइबल चीफ डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि उनकी टेरिटरी कितनी है, उनका एरिया कितना। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आपकी टेरिटरी इतनी है, आपका एरिया इतना है, आप इतनी जगह में ही रहो, आप जंगल में नहीं जा सकते, जंगल ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगल अपना क्यों बनाया। देखो, इसके पीछे भी लॉजिक है। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो खुशहाली है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, और हमारा जो देश है वो काफ़ी रिच है। तो यहाँ से उन्होंने चीज़ें ले जाना शुरू करी अपने देश में, और चीज़ों को ले जाने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। कोई हमारे देश से सपोज़ कॉटन ले जाना है, सिल्क ले जाना है, मसाले ले जाने हैं, और इवन गोल्ड ले जाना है, हीरे जवाहरात ले जाने हैं, तो उसके लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ना। अब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडिया में उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस करी। जब उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस करी तो रेलवे ऐसे तो चलेगी नहीं, पटरियों पर चलेगी। पटरियाँ बिछाने के लिए पटरियों के नीचे एक स्लीपर या लकड़ी का पट्टा लगाया जाता है। अब लकड़ी का पट्टा लकड़ी से बनेगा, और लकड़ी जंगल से आएगी, और जंगल आदिवासी के हैं। ठीक है, अब आदिवासी से लकड़ी मांगेंगे तो देंगे क्या? नहीं देंगे। तो उन्होंने नियम ही ऐसा बना दिया, तुम्हारा जंगल नहीं है, जंगल तो है ही हमारा। मतलब हमने चीज़ ही अपनी बना ली, अब हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब जंगल हमारा हो गया तो लकड़ियाँ भी हमारी होगी, लकड़ियाँ हमारी होगी तो लकड़ियाँ काटो, स्लीपर्स बनाओ, पटरियाँ बिछाओ, और हमारे देश से सामान कलेक्ट करो और इंग्लैंड ले जाओ। इस तरह की फिलॉसफी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ट्राइबल चीफ्स के साथ तो ये हुआ कि उनकी पावर चली गई। अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ भी एक प्रॉब्लम हुई। देखिए आगे पढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स वांटेड द ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन। अब ब्रिटिशर्स जो थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे ना, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करके सेटल हो जाएं एक जगह पर, और एक ही जगह बार बार खेती करें। ठीक है, ऐसा क्यों चाहते थे वो? ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको आसानी से कंट्रोल करें और एडमिनिस्टर करें। ठीक है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट टू गेट रेगुलर रेवेन्यू सोर्सेस फॉर द स्टेट। The land settlement means Britishers measured the land, defined the right of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state। देखिए, अगर कोई घूम घूम के खेती कर रहा है तो पहली बात तो ब्रिटिशर्स को उनको पकड़ने में मुश्किल है। आज यहाँ खेती कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं, तीसरी जगह कहाँ कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं नहीं, पहले तो आप एक ही जगह खेती करो। जब वो बेचारे एक जगह खेती करने लगे, अच्छा ठीक है, अब आप एक जगह खेती कर रहे हैं, तो अब आपकी जितनी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई अलग अलग जगह पर खेती कर रहा है तो ब्रिटिशर्स को तो पता ही नहीं चल रहा ना कहाँ कर रहा है, कितनी लैंड पे कर रहा है, कितना टैक्स लेना है, कुछ नहीं पता। तो इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितने भी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो परमानेंट सेटलमेंट, जो वो जितने भी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो क्या करें, वो सेटल डाउन हो जाएं एक जगह पर, और एक ही जगह पर वो क्या करें, वो एक ही जगह पर खेती करें। ठीक है, एक जगह पर खेती करेंगे तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी या अपने ऑफिशियल्स भेजेगी और उनकी लैंड नापेगी कि आप अच्छा इतनी लैंड पर आप खेती कर रहे हैं, इतनी लैंड का तो इतना टैक्स बनता है, अब आप यहाँ पर खेती करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी लैंड का इतना टैक्स जो है वो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।
तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी का ज़रिया बढ़ाया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूलने लगी, किससे, ट्राइबल से। लेकिन पहले तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो जंगल में जाकर कहीं भी खेती कर सकते थे। तो अब एक बर्डन आ गया, किस चीज़ का बर्डन, टैक्स पे करने का बर्डन। उनकी फसल हो या ना हो, उनको फसल के हिसाब से टैक्स नहीं देना, उनको लैंड के हिसाब से टैक्स देना है। आप ये मानिए किसी के पास बहुत बड़ी लैंड है, ठीक है, उसने उस पर खेती करी, हाँ ये मान सकते हैं हम कि ज़्यादा लैंड है तो ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। आउटपुट निकलेगा मतलब है ज़्यादा फसल होगी। लेकिन अगर बारिश ही नहीं हुई तब क्या होगा, क्या फसल निकलेगी, नहीं निकलेगी फसल। यानी लैंड भले ही बहुत बड़ी हो लेकिन फसल ज़ीरो। फसल से ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, आप इस बात को भी समझिए, फसल से मतलब नहीं है, आपकी फसल सूख गई सूख जाए, बारिश नहीं हुई ना हो, लैंड जितनी है उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत गलत चीज़ थी जो ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स के साथ करी। चलिए, हालांकि जो ब्रिटिश, आगे चलते हैं, द ब्रिटिश एफर्ट्स टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब उन्होंने कहा तो कि भैया आप जो है सेटल हो जाइए और एक ही जगह कल्टीवेशन करिए, लेकिन ब्रिटिशर्स का ये एफर्ट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ब्रिटिशर्स के, अब जैसा कि मैंने बताया, ये दिक्कतें हुई उनके ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई टैक्स पे करने की, ठीक है। तो इस वजह से एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, मतलब विद्रोह हुआ, और ब्रिटिश had to ultimately allow them to right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest। और ब्रिटिशर्स के इस एक्ट के कारण, जो उन्होंने लैंड सेटलमेंट करके जो टैक्स लगाया उनकी लैंड पर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ जगह पर अपना डिसीज़न वापस ले लिया और जूम कल्टीवेटर्स को कहा चलिए ठीक है, आप जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। देखो, ट्राइबल लाइव्स वर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ। जैसे हमने बताया, जो ट्राइबल लाइफ थी, है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, किस वजह से, जो फॉरेस्ट लॉस में चेंज किए गए उन वजह से। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट एज दे प्रोड्यूस टिम्बर विच ब्रिटिश वांटेड। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट लाई 1865 में, जिसके तहत उन्होंने कहा जंगल ट्राइबल्स के नहीं हैं, अब जंगल गवर्नमेंट के, हमारे जंगल हैं तो हमारे जंगल हैं, तो उन्होंने उन जंगल को रिजर्व कर दिया। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट है ना, वो एक ऐसा एक्ट लेकर आए 1865 में जिसका नाम था फॉरेस्ट रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेस्ट रेगुलेटिंग। कब आया ये इंपॉर्टेंट है, 1865 में आया, ठीक है। इस एक्ट के तहत उन्होंने कई सारे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। क्या बना दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, ठीक है। अब रिजर्व फॉरेस्ट बना के उन्होंने कहा कि ट्राइबल्स, आदिवासी लोगों, अभी जो जंगल हैं वो आपके नहीं है, जंगल हमारे हैं। अब जंगल हमारे हैं, आप हमारी जगह आओगे तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो और उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट क्यों बनाए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनको लकड़ी चाहिए थी। लकड़ी क्यों चाहिए थी, जो हमने एग्जांपल दिया कि उनको रेल की पटरियाँ बिछानी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश पीपल स्टॉप द ट्राइबल एंटरिंग इन द फॉरेस्ट। अब उन्होंने कहा जंगल तो हमारा है, ब्रिटिशर्स ने कहा, तो अब ट्राइबल्स तुम्हारी एंट्री ख़त्म जंगल में। बट दे फेस अ मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग लेबरर्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि जंगल में आपकी एंट्री बंद, जंगल आपका नहीं है, जंगल ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। और जंगल क्यों बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना, क्योंकि उनको टिम्बर चाहिए था। अब उनको टिम्बर तो चाहिए था, लेकिन टिम्बर ऐसे ही थोड़ी मिलेगा, टिम्बर काटना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन सा पेड़ काटना है, कौन सा पेड़ नहीं काटना, किस पेड़ से हमें अच्छा क्वालिटी का टिम्बर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सारे कामों को करने के लिए उनको भी लेबर की ज़रूरत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो फ्री में लेबर ही चाहिए थे, क्योंकि वो क्यों पे करेगी, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा चलाते। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया, और उनके जो ऑफिसर्स थे, कॉलोनियल ऑफिसर्स यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर, एक सॉल्यूशन निकला। उन्होंने क्या कहा, एक काम करते हैं,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो हमने बंद ही कर दिया है। तो हम क्या करते हैं इनको बोलते हैं कि चलो आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लो। मतलब आप इस बात को समझिए, मेरी ही चीज़ मुझसे वापस लेने के बाद मुझे ही दे रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लो, आप कर लो, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको लेबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको, ताकि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस जंगल में रह सके या काम कर सके, या उनको जो टिम्बर चाहिए था वो कलेक्ट कर सके। ठीक है। So the colonial officer decided to give zoom cultivators a small patches of land। मतलब colonial officers ने zoom cultivators को कहा ठीक है लो पैच ऑफ लैंड ले लो फॉरेस्ट में और यहाँ पर जो है कल्टीवेशन कर लो, लेकिन इन रिटर्न यानी बदले में those who lived in the villages had to provide a labor to the forest department। उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर देनी पड़ेगी। लेबर मतलब फ्री में लेबर देनी पड़ेगी, फ्री में उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन फिर से वही बात, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स डिसओबेड दिस न्यू रूल। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे लेबर, जंगल हमारा, सब कुछ हमारा, हमारे जंगल को अपना कहकर हमें ही उस जंगल में आप थोड़ी सी ज़मीन दे रहे हो और इवन उल्टा ये कह रहे हो कि आपको लेबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम नहीं मानेंगे इस बात को। ठीक है। तो उन्होंने नहीं मानी इस बात को और वो कंटिन्यू करते रहे प्रैक्टिस दैट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट द टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने कहा ऐसे करो, ट्राइबल्स कह रहे नहीं हम तो ऐसे नहीं कर रहे। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ट्राइबल्स जो पहले कर रहे थे वही करते रहे। ब्रिटिशर्स ने कहा नए रूल के हिसाब से अब जो आप कर रहे हो वो इलीगल है। तो दोनों पार्टी में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, और डिस्प्यूट होने के बाद क्या होगा, रिबेलियन होगा, विद्रोह होगा, जो कि हुआ। क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। अब एक चीज और, द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, एक पॉइंट ये भी डिस्कस करना है। देखिए ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स स्टार्टिंग कमिंग इन द फॉरेस्ट। 19th सेंचुरी में जैसे मैंने बताया ना, अब ये बेसिकली डाइकूज के बारे में है कि जो बाहरी लोग थे, बाहरी लोग कौन थे, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ये फॉरेस्ट में आना शुरू हुए। ठीक है। दे वांटेड टू बाय फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। जो बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स थे, तो जो गैदरर्स जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके लाते थे ना, तो उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ये खरीदना चाहते थे। ठीक है। तो ये क्या करते थे, लोन देते थे कि ठीक है आप ये पैसे ले लो हमसे और आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके लाने में या उनके जीवन के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, जो भी ज़रूरत है आप हमसे पैसे ले लो और पैसे ले लो, बेसिकली लोन ले लो, फ्री में पैसे नहीं देते थे वो। तो लोन ले लो और उसके बाद आपके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो आप हमको सेल आउट कर देना। एंड आस्क ट्राइबल ग्रुप्स टू वर्क फॉर एजेस। इन द 18th सेंचुरी द डिमांड ऑफ इंडियन सिल्क वाज इन यूरोपियन मार्केट। अब देखो जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा कि आप हमसे लोन ले लो और आपके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है आप हमको बेच दो, तो बेच तो दो पर मैं खरीदूंगा बहुत सस्ते पर। ठीक है। तो इस तरह की इंटेंशन के साथ मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स वहाँ पर जाते थे। मतलब उनको थोड़ा सा लालच दिया, उनको लोन के लिए पैसे दे दिए। अच्छा ठीक है आपको फॉरेस्ट में जाना है, आपको शूज़ चाहिए, लो ये पैसे ले लो, शूज़ खरीद लो, मतलब ताकि आप आसानी से गैदरिंग कर सको। या आपको किसी टूल्स की ज़रूरत है तो लो पैसे ले लो, आप वो खरीद लेना ताकि आप आसानी से गैदरिंग कर सको। तो ये लालच देने के बाद गैदर आप ही करके लाओगे और आप मेरे को ही बेचोगे और सस्ते दामों पे बेचोगे। तो इस तरह के इंटेंशन के साथ मनी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स फॉरेस्ट में जाकर ट्राइबल्स के साथ डील करते थे। ठीक है। अब एक एग्जांपल इसमें और कोट किया गया है कि 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कहाँ पर, यूरोप में। सिल्क मार्केट ग्रो कर रहा था। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा अच्छा सिल्क की डिमांड है, कहाँ पर है, यूरोप में है। सिल्क पैदा कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो चलो हम सिल्क का ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या कि सिल्क मार्केट एक्सपेंडेड, सो ईस्ट इंडिया कंपनी एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन द संथल्स ऑफ हजारीबाग। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस ट्राइब का नाम आपको याद करना है कि संथल ट्राइब का नाम है, हजारीबाग जगह का नाम है। रियर्ड कोकोन्स। अब कोकोन्स क्या होता है, कोकोन्स से सिल्क मिलता है हमें। ठीक है। तो जिस तरीके से हमें ऊन चाहिए तो हम क्या करते हैं, भेड़ को रियर करते हैं या बकरी को रियर करते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हमें सिल्क चाहिए तो हमें कोकोन बेसिकली एक कीड़ा होता है। ठीक है। हमें उसकी
उनको रियर करना पड़ेगा या उनको पालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोकोन एंड द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क गिव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल, इन्होंने भी सेम फिलोसफी अप्लाई। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप कोकोन्स को रियर करिए, हम आपको लोन देते हैं, आपको जितने भी सहूलियत की ज़रूरत है हम देते हैं आपको, लेकिन कोकोन्स आप हमें ही बेचोगे, ठीक है। और क्या करते हैं, लोन दिए उनको और उनके बदले में ट्राइबल पीपल और कलेक्ट कर लिया उनसे कोकोन, ठीक है। अब उन्होंने तो कोकोन बहुत छोटे बहुत सस्ते दामों पर कलेक्ट कर लिए ट्राइबल से, और उनको बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर यूरोप में बेच दिया। और क्या करा, मिडलमैन बोले तो कौन, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। धीरे धीरे ट्राइबल्स को पता चल गया कि इनका इंटरेस्ट क्या है, इनका इंटरेस्ट यही है, ये आते हैं हमें लोन देते हैं और हमें उन लोन देने के बदले हमसे हमारे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बहुत सस्ते दामों पर खरीद के बहुत महंगे दामों पर बेच देते हैं और बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। तो ट्राइबल्स स्टार्टेड मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम देम, तो ट्राइबल्स उनसे दूरी बनाने लगे। फिर धीरे धीरे बात समझ आती है ना हमें, तो और जब हमें समझ आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम दूरी बना लेते हैं। तो धीरे धीरे ट्राइबल्स को भी ये समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सर्च फॉर वर्क, ठीक है। अब हुआ क्या कि लेट 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, कहाँ पर, असम में। एंड माइनिंग स्टार्ट हुई, बेसिकली टी प्लांटेशन और माइनिंग, ठीक है। टी प्लांटेशन कुछ नहीं है, चाय की खेती है, चाय के बागान जहाँ पर चाय की खेती होती है, चाय के पौधे की खेती होती है ना। और माइनिंग बिकम द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। अब जैसा कि हमने बताया कि ट्राइबल्स जो थे उनके पास हर सीज़न में तो काम नहीं होता था, तो ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर, मतलब ट्राइबल्स की भर्ती करी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि माइनिंग भी ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी और टी प्लांटेशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही थे। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क एट द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड कोल माइंस ऑफ द झारखंड। और ट्राइबल्स की ही भर्ती क्यों हुई, जाहिर सी बात है, सस्ते दामों पर लेबर मिल रहा है तो ट्राइबल्स को भर्ती कर लो, काम कराओ, पैसे ना दो, कम से कम दो, उनका एक्सप्लॉयटेशन करो। तो इस भावना के साथ ट्राइबल्स की भर्ती कर ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किन चीज़ों के लिए, प्लांटेशन जो असम में हो रहा था टी प्लांटेशन उसमें, और जो कोल माइंस थी झारखंड की उनमें, ठीक है। अब इन सारी नीतियों से ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हो रहा था। जो उनका ट्रेडिशनल काम था वो उनसे छिन गया, जो उनका ट्रेडिशनल काम था उसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा रोड़ा अटका दिया, वो उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होगा तो क्या होगा, विद्रोह होगा, रिबेलियन होगा, और वही हुआ। ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भाग से रिबेल्ड, विद्रोह करा, किसके अगेंस्ट में, जो उन्होंने नियम लाए। जैसे नियम क्या लाए, फॉरेस्ट को रिजर्व बना दिया, ठीक है, तो उनकी रोजी रोटी चली गई, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियम लाए जिनकी वजह से दिक्कतें हुई ट्राइबल्स को, उन नियम के अगेंस्ट में ट्राइबल ने रिबेलियन करा, विद्रोह करा, ठीक है। और क्या करा उन्होंने, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उनकी प्रैक्टिस पर, नए टैक्स जोड़ दिए कि आपको नया टैक्स देना पे करना पड़ेगा। जैसा हमने डिस्कस भी करा, लैंड सेटलमेंट करी है ना, लैंड सेटलमेंट की, आपकी अच्छा इतनी लैंड है, इतनी लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे हो तो आपको इतना जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और क्या करा, और एक्सप्लॉयटेशन करा ट्रेडर्स का और मनी लेंडर्स का, और सॉरी एक्सप्लॉयटेशन, और किसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने आवाज़ उठाई जो मनी लेंडर और ट्रेडर्स उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने ट्राइबल्स ने आवाज़ उठाई, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक के सबसे मेन पार्ट पर, स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा, है ना। अब ये बिरसा मुंडा कौन थे, देखो जब इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना, ट्राइबल्स पूरी तरह से परेशान हो गए, उनको हर तरह से परेशान कर दिया गया, उनकी जो ट्रेडिशनल काम था उनमें दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर दी, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको इतना ज़्यादा टैक्स देना है ना। उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, सस्ते दामों पर उनसे सामान खरीदे गए, महंगे दामों पर उनसे बेच दिए गए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया।
है ना। तो फिर क्या हुआ, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, फिर हुआ विद्रोह, रिबेलियन हुआ। तो जो सबसे पहले विद्रोह की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति था ट्राइबल ग्रुप का, उसका नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये स्टोरी उन्हीं के बारे में है। बिरसा वाज बॉर्न इन मिड 1870s। ठीक है, एज एन एडोलेसेंट ही हर्ड द टेल ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ पास्ट एंड सा द सरदार्स, दैट इज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। मतलब इसमें ये बताया गया है कि बिरसा का जन्म जो है वो 1870 के आसपास हुआ। ठीक है, और बचपन से उसने कहानियाँ सुनी थी कि जो लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी है ना, जो उनकी कमेटी, क्योंकि बिरसा मुंडा ही पहला लीडर नहीं था, और भी पहले भी लीडर होंगे, तो उन्होंने बिरसा मुंडा ने क्लोजली ऑब्जर्व करा कि जो हमारे लीडर्स या जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो हमसे अपील करते थे, अर्ज करते थे, ठीक है, कि हमें इस तरह के जो नियम हैं, कानून हैं, इनको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, इनके अगेंस्ट में जो है अपनी आवाज़ उठानी है। ठीक है, इन द लोकल मिशनरी स्कूल, और उसने स्कूल में भी अपने सुना था, इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ द हेवन, कि उसने मिशनरी स्कूल में ये भी सुना था कि जो है मुंडा जो है हम वो अटेन कर सकते हैं, मतलब वो अचीव कर सकते हैं किंगडम ऑफ हेवन, है ना, स्वर्ग का राज्य जो है वो ले सकते हैं और रिगेन कर सकते हैं देयर आर लॉस्ट राइट। कौन से राइट? जो राइट वो लॉस्ट कर चुके हैं, यानी ब्रिटिशर्स ने जो उनसे छीन लिए हैं उनके राइट, जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के राइट थे, उन राइट को भी वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। बिरसा ने अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम एक वैष्णव प्रीचर, मतलब वैष्णव कौन होते हैं? द फॉलोवर ऑफ द लॉर्ड विष्णु इज नोन एज वैष्णव प्रीचर, तो उनके साथ भी बिताया। बिरसा स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड इट एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। फिर बिरसा ने एक मूवमेंट शुरू करा कि अब जो है, अब मैं सुधार लाऊंगा अपनी सोसाइटी में। ही अर्ज मुंडास, मुंडास बोले तो मुंडास कौन है? ट्राइबल कम्युनिटी। तो अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से बिरसा मुंडा ने भी अपील करी कि आप सबसे पहले तो दारू पीना छोड़ दें, विलेज को साफ रखें, और ये जादू टोने और टोटके में विश्वास अपना जो है वो ख़त्म कर दें, ताकि आप साइंटिफिक चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से देखें और उसी तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। कौन सी प्रॉब्लम? जो ब्रिटिशर्स से उनको मिली। ठीक है, 1895 में बिरसा आस्क्ड हिज फॉलोवर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। अब बिरसा ने कहा 1895 में, देखिए हमारा एक ग्लोरियस पास्ट था। कैसा पास था ये वो वाला पास था जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले था। ठीक है, हमें वो पास वापस लेकर आना है, हमें वो पास रिकवर करना है। ठीक है, ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट। उसने कहा कि हमारा जो पास था वो गोल्डन था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी ब्रिटिश ने आके सब गंदा गंदा कर दिया। व्हेन मुंडास लिव्ड गुड लाइफ, उस पास्ट में मुंडास बड़ी अच्छी लाइफ जीते थे। ठीक है, वो सारे काम खुद से करते थे, जैसे बांध बनाना हो गया, नेचुरल स्प्रिंग को टैप्ड करना हो गया, ट्री का प्लांटेशन हो गया, बाग बगीचे लगाना हो गया, ऑर्किड्स हो गया, है ना, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। और अभी तो उनकी कल्टीवेशन पर ही उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, है ना। चलिए, द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मुंडा। अब पॉलिटिकल एम, ये चीज़ें तो थी, इसके अलावा एक पॉलिटिकल एम भी था बिरसा मुंडा का। ठीक है, टू ड्राइव आउट मिशनरीज। अब मिशनरीज कौन होते हैं? जो धर्म के प्रचारक होते हैं उन्हें मिशनरीज कहते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे मनी लेंडर और ट्रेडर्स उनके गांव में एंट्री हुई, उसी तरीके से मिशनरीज भी आए, धर्म के प्रचारक आए। कौन से धर्म के प्रचारक? किसी भी धर्म के प्रचारक होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली थे वो क्रिश्चियनिटी के प्रचारक। ठीक है, तो उनको भगाओ हमारे गांव से, कि आपका हमारे गांव में कोई वास्ता नहीं है, आपका हमारे जंगल में कोई वास्ता नहीं है, आपको जहाँ जाना आप जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मनी लेंडर्स को भगाओ। क्यों? क्योंकि ये आते हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हमसे सस्ते दामों पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं और बाज़ार में जाकर महंगे दामों पर बेचते हैं, खुद तो ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं और हमें कुछ नहीं मिल पाता। उसी तरीके से हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, है ना, एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के खिलाफ। सेटअप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। उसने कहा अब मैं एक ऐसा राज लाऊंगा, ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिसका नाम उन्होंने बोला मुंडा राज, मतलब जहाँ पर मुंडा यानी वो ट्राइब राज करेगी, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, जिस तरह से उनके एंसेस्टर्स एक
गोल्डन एज में जीते थे उसी तरीके से हम भी जिएंगे और हम ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। और इस राज के हेड पर कौन होगा? बिरसा होगा, बिरसा, बिरसा मुंडा, है ना। क्योंकि किसी भी राज को चलाने की या सिस्टम को चलाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है ना, तो उसने कहा कि मैं जो है तो की प्लेयर हूँगा इस वाले सिस्टम का। किस सिस्टम का? मुंडा राज का। द मूवमेंट वॉज वाइड स्प्रेड। अब ये मूवमेंट फैला, लोग जुड़ते चले गए बिरसा के साथ और ये मूवमेंट ग्रो करता गया, ठीक है। और इतना ग्रो कर गया कि ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने डिसाइड करा कि नहीं, ये जो मूवमेंट है अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसको हमें रोकना चाहिए। तो बिरसा स्टार्टेड टॉरिंग द विलेज टू गेन सपोर्ट। अब बिरसा गांव गांव जाने लगा सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए कि हमें मूवमेंट लड़ना है, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। तो कैसे सपोर्ट गेन करता था वो? यूजिंग ट्रेडिशनल सिंबल, ठीक है, और एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल। लोगों को जगाता था कि हमको ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानने हैं, हमें अपना सिस्टम लाना है ताकि हम अपनी गोल्डन एज को वापस ला सकें, ठीक है। और वो लोगों से कहता था कि हमें डिस्ट्रॉय करने हैं रावण को। और रावण कौन है? डाइकूस, यानी आउटसाइडर्स जो भी बाहर से आए हैं, और यूरोपियंस को। और इस्टेब्लिश करना है एक किंगडम, ऐसा साम्राज्य जो मेरी लीडरशिप में होगा, जहाँ पर हम अपना गोल्डन पास्ट रिकवर कर पाएंगे। लेकिन 1900 में बिरसा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कोलरा से उनकी मृत्यु हो जाती है और जो उनका मूवमेंट था वो लगभग ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये मूवमेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस मूवमेंट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसकी इम्पोर्टेंस में दो चीज़ें सबसे मेन थी। पहला, इसने कॉलोनियल गवर्नमेंट बोले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करा कि आप जैसे मर्जी कानून लाओ, लेकिन ट्राइबल्स के लिए आपको अलग से कानून लाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हैं फॉरेस्ट से। ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं उनकी लैंड से। अगर आप उनसे उनके फॉरेस्ट और उनकी लैंड ही छीन लोगे तो उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता है ना, या ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता है, एज अ सोल्जर काम करता है, आप उससे उसकी लैंड ले लो, उसके जीवन पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ट्राइबल से उनकी लैंड ले लोगे तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो सारी गतिविधियां ही फॉरेस्ट में जाकर हो रही हैं, सारी गतिविधियां ही लैंड पर हो रही हैं। तो आप नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा कानून लाना चाहते हो तो ले आओ, लेकिन ट्राइबल्स के लिए ऐसा कानून मत लाओ, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए लाओगे तो ट्राइबल्स ही खत्म हो जाएंगे। तो यही यहाँ पर कहा गया है, टू इंट्रोड्यूस अ लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी लैंड जो है वो आसानी से ना ले पाए। कौन? डाइकूस, कोई भी आउटसाइडर ट्राइबल्स की लैंड आसानी से ना ले पाए, ऐसा कानून लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया। किसने? बिरसा मुंडा के मूवमेंट ने। और जो दूसरा पॉइंट था, इट शोड वंस अगेन, बिरसा मुंडा के मूवमेंट ने ये भी शो करा कि ट्राइबल पीपल जो है ना, उनके पास भी सामर्थ्य है, कैपेसिटी है टू प्रोटेस्ट अगेन द इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर ओवर द कॉलोनियल रूल। आप ये मत समझना कि हाँ हम आदिवासी हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम आपका अत्याचार सह लेंगे। नहीं, हमारे पास भी कैपेसिटी है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप जो अत्याचार कर रहे हो उसके खिलाफ, आप जो गलत नीतियाँ ला रहे हो उसके खिलाफ, आपके जिन भी रूल्स एंड रेगुलेशन से हमारी लाइफ चेंज हो गई है, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना जानते हैं और हम करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो इस चैप्टर में हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा ट्राइबल्स क्या क्या करते थे, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे रूल लाए, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के किन एक्ट्स की वजह से ट्राइबल पीपल्स की लाइफ पर क्या असर पड़ा, और इसके बदले में ट्राइबल्स ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया या क्या प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इस चैप्टर में इतना ही।